नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की और ये पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हमने देखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अनेक जो संस्थाएं बनी, कैसे विचारों की एक लड़ाई शुरू हुई लोगों के बीच। ये असंतोष हो गया था कि अंग्रेजों के द्वारा जो है इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा था कि लोगों के बीच धीरे 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 ये असंतोष जो है एक आंदोलन का रूप लेने लगा था। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने पीछे देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो इसके बारे में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कांग्रेस की स्थापना के बारे में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस जो हैं हमेशा आते रहेंगे और कोशिश रहेगा कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कांग्रेस की स्थापना के बारे में। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना किन हालातों में हुई और क्या इससे लाभ हुआ या क्या इसका परिणाम रहा, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कांग्रेस की जो अधिवेशन थे, जो सेशन थे, ये कहाँ कहाँ संपन्न कराए गए और इनका क्या परिणाम रहा, और उन अधिवेशनों में कौन अध्यक्ष रहा, किसके अध्यक्षता के अंतर्गत ये अधिवेशन संपन्न हुए, वहां पे किन जगहों पे हुए, कब कब हुए और उनका क्या परिणाम रहा। और साथ साथ ही देखेंगे कि उन अधिवेशनों में क्या कुछ प्रमुख था जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए खास बना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो सभी को पता होगा कांग्रेस की स्थापना जो है दिसंबर 1885 में की जाती है। दिसंबर 1885 में होती है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके बारे में जानेंगे कि ये स्थापना किसके द्वारा हुई। तो ये स्थापना हुई एलन ऑक्टेवियन के द्वारा, यानी एलन ऑक्टेवियन के द्वारा ये स्थापना हुई। यानी इन्हीं को हम कहते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा स्थापना हुई, और इन्हीं को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुई। अब बात कर लेते हैं एओ ह्यूम कौन थे। तो ये एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे, अंग्रेजी ब्रिटिश के आईसीएस ऑफिसर थे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश हुकूमत के ब्रिटिश के आईसीएस अधिकारी थे, ये रिटायर्ड अधिकारी थे। एक चीज और हम खास ध्यान रखेंगे कि ये एओ ह्यूम जो है ये 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में जो इटावा के ये कलेक्टर थे। जब 1857 की क्रांति हुई थी, जिसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहली स्वतंत्रता के लिए लड़ाई या आजादी के लिए लड़ाई घोषित की जाती है या कही जाती है, 1857 की क्रांति पहली आजादी की लड़ाई। इसमें 1857 के समय ये इटावा के कलेक्टर थे और यहाँ पे लोगों के द्वारा इनको क्या किया गया था, घेर दिया गया था, जहां से इन्होंने साड़ी पहन के इनको भागना पड़ा था। आइए इसके बारे में और बात करते हैं कि सबसे पहली चीज देखते हैं। इतना तो हो गया पता कि राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस की स्थापना हुई, ये दिसंबर 1885 में हुई। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, यानी एओ ह्यूम के द्वारा यह स्थापना हुई, जो कि एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, आईसीएस अधिकारी थे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, जिसका नाम था आईएनसी, यानी इंडियन, यानी भारतीय नेशनल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका जो प्रारंभिक नाम था, इसका सबसे जान लेते हैं एक जरूरी चीज, इसका जो प्रारंभिक नाम था, प्रारंभिक नाम जो था इसका क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी आईएनयू, भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका जो पुराना नाम था या जो पहले सबसे पहले नाम रखा गया इस संगठन का, वो रखा गया भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी आईएनयू। बाद में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, आईएनसी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, ये चीज ध्यान में रहेगा एक चीज कि आईएनसी का जो प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी आई इंडियन नेशनल यूनियन था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय यूनियन यानी संघ,
इसके साथ ये जो बदल करके क्या नाम रख दिया गया, और ये किसके सुझाव से नाम बदला गया, तो ये दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ये जो नाम है चेंज हुआ। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ये नाम जो है चेंज कर दिया गया। ठीक है, नौरोजी के सुझाव पर ये नाम जो है चेंज किया गया भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद चीज देखते हैं क्या है कि प्रथम अधिवेशन जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होना था ये पुणे में होना था। प्रथम अधिवेशन ये पूना में होना था, लेकिन पूना में उस टाइम क्या हुआ, प्लेग फैल गया था। पूना में उस समय प्लेग फैल गया था, जिसके कारण ये अधिवेशन जो है वहां से स्थगित करके कैंसिल करके 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ। और मुंबई में कहाँ हुआ इसे जान लेते हैं। ये प्रथम अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ, और मुंबई में ये गोकुलदास तेजपाल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। संस्कृत कॉलेज में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय जो वायसराय थे भारत के वायसराय भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। भारत के वायसराय कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो ध्यान रखिएगा भारत का वायसराय जो था उस समय लॉर्ड डफरिन था। इसके बाद बात करते हैं इनके अधिवेशनों के बारे में। हमने बात किया था कि हम इनके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है उनके बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए और किस समय कौन कौन से समय में अधिवेशन हुए। और इसमें भी हम सभी अधिवेशनों के बारे में नहीं जानने वाले हैं, हम सिर्फ मुख्य अधिवेशन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि कुछ ऐसा खास पॉइंट यानी की पॉइंट वहां ऐसा कुछ हुआ जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें कुछ खास भूमिका निभाया, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पहले अधिवेशन में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहले अधिवेशन में जो पहली मीटिंग थी, ये पहले अधिवेशन में अधिकतर जो थे वो नेता थे, वकील थे, ठीक है, या कह सकते हैं वो पत्रकार थे। पहले अधिवेशन में नेता, वकील और पत्रकार थे अधिकतर करके, और टोटल सदस्य जो थे कितने थे वो 72। पहले अधिवेशन में ध्यान रखिएगा, पहले अधिवेशन में टोटल जो सदस्य थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 सदस्य थे। और इससे एक पॉइंट याद रखना कि जो बंबई प्रांत था, जो बंबई प्रांत था यहाँ से सर्वाधिक सदस्य थे। कितने थे यहाँ से, 38 सदस्य, सर्वाधिक सदस्य यहाँ से। ये भी ध्यान रखना कि सबसे पहले प्रथम अधिवेशन में बंबई प्रांत से कितने सदस्यों ने इस अधिवेशन में भाग लिया, तो यहाँ ध्यान रखना है 38 सदस्यों ने बंबई प्रांत से भाग लिया। और प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 सदस्य ही पार्टिसिपेट किए थे। इसके बारे में और हम बात कर लेते हैं कि प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, हमने देख लिया है कब हुआ था, तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, अगर हम अध्यक्ष की बात करें इस प्रथम अधिवेशन की, तो प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी, यानी इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष जो थे पहले प्रथम अधिवेशन के WC बनर्जी, यानी पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसके
सचिव जो थे, प्रथम अधिवेशन के सचिव जो थे वो A.O. ह्यूम थे, यानी जिन्होंने इसकी स्थापना की, ये सचिव बनाए गए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि प्रथम अधिवेशन में प्रमुख सदस्य कौन थे, तो हम बात करेंगे प्रमुख सदस्यों की बात करेंगे। यहाँ पे टोटल 72 सदस्य थे, हमें ये पता है, लेकिन सभी सदस्यों के बारे में हम नहीं जानने वाले हैं। तो पहले नाम लिखेंगे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, इसके साथ WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस और रोमेश चंद्र दत्त, रोमेश चंद्र दत्त, ये जो थे प्रमुख सदस्य थे। यहाँ हम लिख दें प्रमुख सदस्य, ठीक है। प्रमुख सदस्य थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, आनंद मोहन बोस और रोमेश चंद्र दत्त, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स देखते हैं इसके बारे में। जब यहाँ पे 28 दिसंबर सन 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन चल रही थी, इसी समय इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का भी एक दूसरा, इसका इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का, एक मिनट कुछ सेटिंग गड़बड़ हो जा रही है, कॉन्फ्रेंस का दूसरा, दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस एक दूसरी संस्था, एक दूसरा संगठन है, ठीक है। जब 28 दिसंबर सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन चल रहा था, उसी समय इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन चल रहा था, जिसके कारण, इस सम्मेलन के ही कारण जो INC है यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उस अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हो पाए, ठीक है। और यही चीज, यही जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कांग्रेस है, ये 1886 में, इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस जो है 1886 में, ये INC में विलय हो जाता है, यानी कि आकर के मिल जाता है, ठीक है। 1885 में तो इसका दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन चल रहा होता है, जिसके कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है INC में शामिल नहीं हो पाते हैं या उस मीटिंग में नहीं आ पाते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात 1886 में ये इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस जो है INC में विलय हो जाता है, यानी आकर के मिल जाता है, ठीक है। एक कुछ और फैक्ट देख लेते हैं INC के बारे में। सबसे पहली चीज की तो सर सैयद अहमद खान, जो सर सैयद अहमद खान थे, ये कभी भी INC के सदस्य नहीं रहे, या ये कह सकते हैं कि INC से नहीं जुड़े। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि इस संस्थान से नहीं जुड़ने वाले कौन से ऐसे नेता हैं, तो ध्यान रखिएगा सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान जो है ये INC से कभी भी नहीं जुड़े। दूसरा फैक्ट एक और देखेंगे कि, बाल गंगाधर तिलक,
बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये आईएनसी के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन ये कभी अध्यक्ष नहीं बने, कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। क्वेश्चन आता है इस तरह से कि निम्न नेताओं में से या निम्न या दिए गए राष्ट्रीय नेताओं में से या राष्ट्रीय कह सकते हैं कि जो क्रांतिकारी हैं इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य तो थे लेकिन कभी भी ये अध्यक्ष नहीं बने। सर सैयद अहमद खां ये कभी भी कांग्रेस से नहीं जुड़े। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अब अगले अधिवेशनों के बारे में। सबसे पहले इस अधिवेशनों के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम और चीजें जानेंगे आईएनसी के बारे में, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इसका मत था, क्या विचार था, क्या इसे चाहिए था, किस लिए ये बनाया गया था और क्या क्या हासिल हो सका आईएनसी के बनने से। ठीक है, तो हम अब बात करने वाले हैं क्या, इसके द्वितीय अधिवेशन के बारे में। हमने ये चीज जान लिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन था वो 28 दिसंबर 1885 को संपन्न हुआ, यानी शुरू हुआ। ठीक है, और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था या कह सकते हैं कि अधिवेशन बुलाया जाता था जो 3 दिन चलता था। यानी 3 दिन की ये कार्यशाला हुआ करती थी। प्रत्येक साल सभी लोगों को बुला करके कुछ प्रस्ताव पारित किया जाता था, कुछ विचार किया जाता था और अगले साल की रणनीति को तैयार किया जाता था। आइए बात करते हैं। अगर हमने बात कर लिया है कि पहले अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो डब्ल्यू सी बनर्जी, जहां पे सचिव ए ओ ह्यूम थे। 28 दिसंबर 1885 को ये प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बंबई में, और गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये हुआ था। हमने ये भी देखा कि इसमें प्रतिनिधि कितने थे, तो 72 थे, जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कहाँ के थे, तो बंबई प्रांत के 38 प्रतिनिधि वहां पे शामिल थे। ये भी देखा प्रथम अधिवेशन का एक फैक्ट कि ये पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में उस समय प्लेग फैला हुआ था, जिसके कारण इसे बंबई में स्थानांतरित करना पड़ा था। अब हम बात करेंगे एक चीज और, देखिएगा, अगर हम बात करें प्रथम अधिवेशन से जुड़ा हुआ, तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि प्रथम अधिवेशन में ही डब्ल्यू सी बनर्जी जो है, ये अगर बात आ जाती है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, ये हिंदू व्यक्ति थे, यानी हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन आता है कि प्रथम हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाला कौन ऐसा अध्यक्ष था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो ये प्रथम अधिवेशन में ही डब्ल्यू सी बनर्जी हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं द्वितीय अधिवेशन का, द्वितीय अधिवेशन के बारे में अगर हम बात करें, दूसरे अधिवेशन के बारे में बात करें, तो ये संपन्न हुआ था 1886 में। जाहिर सी बात है कि हमने कहा प्रत्येक साल ये होता था और प्रत्येक साल 3 दिनों के लिए ये कार्यशाला बुलाई जाती थी या ये अधिवेशन बुलाया जाता था। तो द्वितीय अधिवेशन जो है 1886 में हुआ। ये कहाँ हुआ, तो ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, उस समय कलकत्ता था, अब क्या हो गया है, कोलकाता हो गया है। यहाँ के जो अध्यक्ष थे इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी, देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे जरूरी क्या है, अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है, कब हुआ था और स्थान, और इसके साथ साथ अध्यक्ष कौन थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ कुछ ऐसे फैक्ट भी हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए, ये पहले हिंदू अध्यक्ष थे और ये द्वितीय अधिवेशन में पहले पारसी अध्यक्ष। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि प्रथम अधिवेशन में डब्ल्यू सी बनर्जी हिंदू अध्यक्ष बने 1885 में, द्वितीय अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ, जहां पे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने और ये पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। इसके साथ अगर हम तृतीय अधिवेशन की बात करें अगर हम, तो ये कब हुआ, 1887 में। ठीक है, ये कहाँ हुआ, मद्रास में हुआ। ठीक है, ये मद्रास में संपन्न हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब यहाँ पे देखिए, प्रथम अधिवेशन में हिंदू,
तृतीय अधिवेशन में पारसी और तृतीय अधिवेशन में पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ये मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चौथे अधिवेशन के बारे में। तो ये जो है चौथा अधिवेशन 1888 में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ? तो ये इलाहाबाद में हुआ, जो कि अब क्या नाम रख दिया गया है? प्रयागराज। ठीक है, ये 1888 में इलाहाबाद में संपन्न हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल। और ये कौन थे? तो ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कहाँ बनाए गए? क्वेश्चन आता है कि प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष कहाँ बनाए गए और वो कौन थे? तो जॉर्ज यूल। और इलाहाबाद के अधिवेशन में 1888 में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे। आइए कुछ और फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। अब बात करते हैं हम पांचवें अधिवेशन के बारे में। और ये अधिवेशन जो है, देखिए, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमने पहले ही बात कर लिया है कि हम कुछ खास अधिवेशनों के बारे में बात करने वाले, तो हम एक सीरीज से नहीं चलेंगे। ये कुछ खास थे इनके अध्यक्ष के पद के लिए। प्रथम अध्यक्ष, प्रथम हिंदू अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कहाँ कहाँ बनाए गए, तो इसको याद रखिएगा। और ये काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। BKME यानी पहला कहाँ हुआ था? बंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद। ठीक है, पहले में अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, जो कि हिंदू थे। दूसरे में कलकत्ता वाला अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, ये पारसी थे। ठीक है, तीसरा अधिवेशन 1887 में, ये कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये मुस्लिम थे। ठीक है, और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे, जो कि अंग्रेज। ये चार जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे और वो किस धर्म से बिलोंग करते थे, इतना याद रहेगा। अब हम बात करेंगे, अब जो है अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन है ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि किस अधिवेशन में कहाँ हुआ। ये अधिवेशन जो है कहाँ हुआ, तो हम बात करेंगे अब 1896 में। ये अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये कलकत्ता हुआ। ये अधिवेशन कलकत्ता में दोबारा हुआ और यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो थे रहमत उल्लाह सयानी। ठीक है, रहमत उल्लाह सयानी। रहमत उल्लाह सयानी यहाँ पे अध्यक्ष बनाए गए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस अधिवेशन में क्या खास हुआ? तो इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, वंदे मातरम गाया गया। और ये किसने गाया ये भी ध्यान दीजिएगा। वंदे मातरम पहली बार गाया गया 1896 के अधिवेशन, कलकत्ता वाले अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष थे रहमत उल्लाह सयानी जी। वंदे मातरम गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया। वंदे मातरम गाने में कितना समय लगता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो 65 सेकेंड का कंप्लीट टाइम लगता है यहाँ पे, टोटल टाइम। ठीक है, और ये वंदे मातरम लिया कहाँ गया से है? ये लिया गया है आनंद मठ। आनंद मठ। आनंद मठ किसने लिखी है? तो आनंद मठ लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है इसको। अब यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। 1896 का जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो रहमतुल्लाह सयानी जी की अध्यक्षता में हुआ। और 1896 की जो कलकत्ता अधिवेशन था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। किसने गाया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया।
ये कितने समय में गाया जाता है, तो ये 65 सेकंड में गाया जाता है। और वंदे मातरम जो है लिया कहाँ गया से है, कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ जो है किसने लिखी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ हमारे 5 से 6 क्वेश्चन तैयार होते हैं। हम बात करेंगे अब अगले अधिवेशन के बारे में, जो कि 1906 में हुआ था। और 1906 में काफी कुछ खास हुआ था। ठीक है, 1906 का जो अधिवेशन था ये कहाँ हुआ, ये फिर कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, ये कलकत्ता में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो यहाँ पे दोबारा बने थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 1906 का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में शुरू किया गया दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। और इस अध्यक्षता में यानी इस अधिवेशन में क्या कुछ खास रहा, तो सबसे पहली बार इस अधिवेशन में स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया। स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, स्वदेशी शब्द का प्रयोग हुआ। इसके साथ साथ इसी अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में और क्या हुआ, तो स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, और ये स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये किया बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, ये रहा 1906 का अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। यहाँ पे 1906 के अधिवेशन में ही स्वदेशी शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ, स्वराज शब्द का भी प्रथम बार प्रयोग किया गया। जिस और ये स्वराज शब्द किसने कहा, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। आइए अगले अधिवेशन के बारे में हम बात करते हैं। और अगला अधिवेशन जो है 1907 में हुआ। कहाँ हुआ ये, तो ये सूरत गुजरात वाले प्रांत में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई थी। और यहाँ पे कुछ खास क्या खास रहा, तो यहाँ पे नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। यानी नरम दल, हमने बात किया था कि ये नरमी से पेश आना चाहता था, यानी भाषणों से, लेखों से या विनय अनुनय विनय से अंग्रेजों की जो बातें हैं उसको अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐसे कुछ भी हासिल नहीं हो पाने के कारण कांग्रेस के ही कुछ सदस्य, यानी आईएनसी के ही कुछ सदस्य, जो इस प्रक्रिया से थोड़े नाराज नजर आ रहे थे या असंतोष थे, यानी संतुष्ट नहीं थे, तो उनमें क्या हुआ, वो बंटवारा कर गए। यानी कि यहीं पे कह सकते हैं कि कांग्रेस का बंटवारा हो गया। कांग्रेस का बंटवारा हो गया किस अधिवेशन में, तो 1907 वाले अधिवेशन, सूरत वाले अधिवेशन में। बार बार ये क्वेश्चन आता है कि जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ तो उस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था, तो नाम याद रखिएगा, रास बिहारी बोस उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कि 1907 में सूरत में ये अधिवेशन शुरू हुआ था। यहाँ पे कांग्रेस का बंटवारा होता है। और कांग्रेस का बंटवारा दो भागों में होता है। एक नरम दल, जो कि अनुनय विनय के बल पर अंग्रेजों से स्वतंत्रता या कह सकते हैं स्वराज या राजनीतिक भागीदारी में पार्ट लेने के लिए या भाग लेने के लिए कोशिश कर रहा था। और दूसरा इन सभी नीतियों के विरोध था या विरोध में था, वो गरम दल में बट गए। यानी दो पार्ट में ये कांग्रेस का बंटवारा हुआ, नरम दल और गरम दल। ठीक है, अगर हम बात करें नरम दल के जो मुख्य नेता थे वो कौन कौन थे, तो खास करके यहाँ पे थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले,
गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये तमाम जो है आदि इस तरह के नेता थे नरम दल में। ठीक है। अगर वहीं हम बात करें गरम दल में किस प्रकार के नेता थे या ऐसे कौन नेता थे, तो ध्यान रखिएगा लाल, बाल और पाल। यानी लाल का क्या मतलब हुआ, लाला लाजपत राय, लाजपत राय। बाल का मतलब क्या हुआ, बिपिन चंद्र पाल, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और पाल का क्या मतलब हुआ, विपिन चंद्र पाल। ये जो थे मुख्य नेता थे, याद रहेगा। नरम दल में कौन था, नरेंद्र दादा, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता इत्यादि, ये सभी क्या थे, नरम दल में थे। जबकि गरम दल में थे लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये सभी जो है मुख्य नेता थे। जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ, ठीक है, तो इसके बाद जो है आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट अधिवेशन के बारे में। याद रखिएगा 1907 के अधिवेशन में, जो सूरत में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, वहीं पे कांग्रेस का बंटवारा हुआ था नरम दल और गरम दल के रूप में। अब बात करेंगे 1911 के अधिवेशन में। कि अधिवेशन में क्या हुआ, 1911 का अधिवेशन अगर हम बात देखें तो 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। और यहाँ पे अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। विशन नारायण धर ये अध्यक्ष थे। सबसे चीज अभी आप यहाँ पे ध्यान देना कि 1911 के अधिवेशन में क्या खास हुआ, तो सबसे पहली बार जनगण मन, जनगण मन पहली बार गाया गया। कब गाया गया, तो 1911 के अधिवेशन कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष विशन नारायण धर जी थे, गाया गाया गया। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अधिवेशन के बारे में। 1916 के अधिवेशन में क्या हुआ, देखिए हम यहाँ पे उन्हीं अधिवेशनों के बारे में बात कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार इस अधिवेशनों से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 1916 का अधिवेशन जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। ये लखनऊ में संपन्न हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार, क्योंकि काफी ये जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है अंबिका चरण मजूमदार बहुत बार पूछा गया है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है कि 1916 के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था, या ये भी पूछा जाता है क्योंकि ये खास क्यों है, तो इन्हीं की अध्यक्षता में नरम दल और गरम दल का विलय हो गया था। नरम दल और गरम दल का समझौता हो गया था। गरम दल का समझौता हो गया और ये फिर से एक साथ एक मंच पर आ गए, इसलिए ये काफी खास है। पहले तो ये क्वेश्चन खास है 1907 वाला, जब नरम दल और गरम दल में बंटवारा हुआ था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें तो इसको डबल स्टार दे ही देते हैं। ठीक है। ये खास इंपॉर्टेंट है 1916 के अधिवेशन जो लखनऊ में संपन्न हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार जी थे, और ये नरम दल और गरम दल का समझौता हुआ, यानी एक साथ ये मिल गए, इसलिए ये काफी खास बन जाता है अपने आप में। फिर हम बात करते हैं 1917 की अधिवेशन। ये किस लिए खास है, इसे हमें क्यों याद करना चाहिए, तो ध्यान दीजिए 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न किया गया था या संपन्न हुआ था, और यहाँ पे जो अध्यक्ष थी
वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और ये इसलिए खास होता है कि ये पहली आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1917 का जो अधिवेशन था, ये इसलिए ये खास बन जाता है कि ये आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन ये भी ध्यान रहे, ये अगर क्वेश्चन आता है, दो तरह से क्वेश्चन आता है कि आईएनसी में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो ये ध्यान रखिएगा, आईएनसी में पहली महिला अध्यक्ष अगर सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछता है तो नाम आएगा एनी बेसेंट का, जो कि 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में बनी थी। और एक खास यहाँ पे ये है कि ये आयरलैंड की थी। या ये भी क्वेश्चन आता है कि आईएनसी में पहली विदेशी महिला आयरलैंड की ये यानी कि विदेशी थी। ठीक है, पूछ देगा पहली या विदेशी महिला कौन थी जो आईएनसी की अध्यक्ष बनी, तो एनी बेसेंट थी। या ये क्वेश्चन आता है कि एनी बेसेंट किस देश से बिलोंग करती थी, तो ये आयरलैंड से बिलोंग करती थी। इसके साथ साथ महिलाएं और भी थी, अगर हम बात करेंगे अभी आगे बात करते हैं। 1917 के बाद आते हैं 1924 का, ये थोड़ा सा खास होता है। 1924 का जो अधिवेशन था, ये बेलगांव में संपन्न हुआ। बेलगांव कहाँ है, तो ये कर्नाटक का एक जगह है, कर्नाटक में है बेलगांव। तो बेलगांव का अध्यक्षता किसने किया था, तो पूरे आईएनसी की जितनी भी अधिवेशन हुई, या हम कहें पूरे जितने भी 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी अधिवेशन संपन्न कराए गए थे, पूरे मिलाकर के गांधी जी सिर्फ और सिर्फ एक बार, यानी महात्मा गांधी जी जो थे वो सिर्फ एक बार आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। और वो कहाँ के, तो बेलगांव कर्नाटक के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे, 1924 में। ये याद रखिएगा। यानी हम यहाँ पे एक फैक्ट लिख सकते हैं कि आईएनसी के सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने। गांधी जी आईएनसी के सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने, फर्स्ट एंड लास्ट। 1924 में बेलगांव कर्नाटक में ये अध्यक्ष बनाए गए। आइए आगे बात कर लेते हैं अगले अधिवेशन के बारे में। 1924 के बाद हम बात करेंगे 1925 का अधिवेशन, जो कि कानपुर में संपन्न हुआ था। कानपुर में संपन्न हुआ था। और कानपुर की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू। अब यहाँ पे देखिए, आईएनसी की दूसरी महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू आईएनसी की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। जबकि अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आईएनसी की कौन थी, तो सरोजनी नायडू जी का नाम आएगा, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। देखिए, महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट भी बन चुकी थी 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में। लेकिन 1925 के अधिवेशन जो कि कानपुर में संपन्न हुआ था, ये सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। और सरोजनी नायडू के साथ एक फैक्ट जुड़ा हुआ है कि ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और दूसरी महिला अध्यक्ष। ठीक है। और सरोजनी नायडू का अगर यहाँ पे एक और फैक्ट याद रखें, तो इनका उपनाम क्या होता है। सरोजनी नायडू का जो उपनाम है ये क्या है, तो ये है भारत की कोकिला। भारत की कोकिला के नाम से या उपनाम से भी ये जाने जाते। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अब बात करेंगे 1929 का अधिवेशन, ये कहाँ संपन्न हुआ, तो ये हुआ लाहौर में, जो कि अब कहाँ है, पाकिस्तान में है। यानी बंटवारे से पहले ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। 1929 के अधिवेशन जो है लाहौर में संपन्न हुआ और इसकी अध्यक्षता जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कौन सी अध्यक्षता, 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। और यहीं पे सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग
किस अधिवेशन में या कौन से अधिवेशन में या किस जगह पर हुआ था, मांग हुई थी। तो 1929 के अधिवेशन, लाहौर वाले अधिवेशन में, यानी ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। अगर हम बात करें तो 1985 से लेकर के 1929 तक, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 1885 से लेकर के 1929 तक कंटिन्यू ये अधिवेशन चल रहे थे प्रत्येक साल। लेकिन ये 1930 वाला जो साल है, ये पहली बार ऐसा हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ जब राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी का, पहली बार आईएनसी का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, कोई अधिवेशन नहीं हुआ। ये भी क्वेश्चन में आता है कि पहली बार या आईएनसी का कोई अधिवेशन किस साल नहीं हुआ या किस साल में अधिवेशन नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा 1930 में पहली बार आईएनसी का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, यानी ये पहला गैप था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1931 का अधिवेशन। ये किस लिए खास है? तो ये जो अधिवेशन था ये कराची में संपन्न हुआ था, कराची में संपन्न हुआ था। किसके अध्यक्षता में? तो हमारे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1921 की जो अधिवेशन थी आईएनसी की, ये संपन्न हुई थी और यहाँ पर सबसे पहली बार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किसानों के हित के लिए आवाज उठाया गया था। किसानों के लिए आवाज उठाई गई थी इस अधिवेशन में। 1931 के अधिवेशन में किसानों के लिए आवाज उठाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1931 कराची के अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे, यहाँ पर किसानों के लिए पहली बार आवाज उठाया गया था। आगे बात करते हैं हम, अब बात करेंगे हम 1936 के अधिवेशन के बारे में। 1936 में जो अधिवेशन हुआ ये फैजपुर में हुआ, ये फैजपुर में हुआ और ये जो अधिवेशन है ये भी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यानी इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जवाहरलाल नेहरू। ये क्यों खास है? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1936 का अधिवेशन क्यों खास है? क्योंकि ये पहली बार ध्यान दीजिएगा, पहली बार आईएनसी की जो अधिवेशन था, आईएनसी का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था, किसी गांव में हुआ था। ठीक है, 1936 का अधिवेशन जो कि फैजपुर नामक गांव में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। यहाँ पे पहली बार आईएनसी का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे 1938 के अधिवेशन। 1938 का अधिवेशन जो था हरिपुरा अधिवेशन था, यानी हरिपुरा में हुआ था। 1938 का जो अधिवेशन था ये हरिपुरा के अधिवेशन में हुआ था और यहाँ पे जो अध्यक्षता कर रहे थे, कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी, यानी एस.सी. बोस जी के द्वारा हरिपुरा की अध्यक्षता, यानी हरिपुरा की जो अधिवेशन की 1938 में अध्यक्षता हुई थी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा हुई थी। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 1938 के बाद 1939 की जो अधिवेशन था ये त्रिपुरी में संपन्न हुआ था। ये त्रिपुरी में संपन्न हुआ था और यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी जो कौन अध्यक्ष थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी ही अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पे एक पंगा हो गया था। ठीक है,
यहां पर गांधी जी के जो फेवरेट कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया, ये भी अध्यक्ष बनने के लिए क्या कह सकते हैं, अध्यक्ष बनने के लिए अपना एक कह सकते हैं कि अध्यक्ष बनने के लिए सामने आए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के हक में ज्यादा वोट आने के कारण क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बनाए गए और गांधी जी के जो फेवरेट कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया जी, ये हार गए। हार जाने के बाद क्या हुआ, गांधी जी थोड़े नाराज से रहने लगे। किससे? सुभाष चंद्र बोस जी से। क्यों? क्योंकि इनको समझाया था, गांधी जी ने कहा था कि इस बार तुम मत अध्यक्ष बनो, है ना, यहाँ पे हमारे एक खास मित्र हैं पट्टाभी सीतारमैया जी को, इनको अध्यक्ष बनने दो। तो इन्होंने ये न मान करके इन्होंने चुनाव लड़ा, तो जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष का पद जीत गए। तो पट्टाभी सीतारमैया के हारने के बाद जो है गांधी जी थोड़े से नाराज होने रहने लगे। जब भी सुभाष चंद्र बोस उनसे किसी भी बात पर, किसी भी मैटर पर सलाह लेने जाते, तो ये सीधा जवाब न दे करके इधर उधर की बातें करते। तो थोड़े इससे इस चीज को इनको लगा कि नहीं, गांधी जी मुझसे नाराज हैं और इसी बात को लेकर के नाराज हैं, तो ये सुभाष चंद्र बोस जो है क्या कर देते हैं, यहाँ से यानी आईएनसी से इस्तीफा दे देते। इसी अधिवेशन के बाद यानी 1939 अधिवेशन के बाद ही आईएनसी से क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते। सुभाष चंद्र बोस आईएनसी से इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा देने के बाद इसके जो अध्यक्ष हैं, इस अधिवेशन के जो इसके बाद अध्यक्ष बनते हैं, वो कौन बन जाते हैं? इस्तीफा के बाद अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बन जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की के इस्तीफा देने के बाद आईएनसी का अध्यक्ष कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। और आईएनसी का इस्तीफा देने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, ये तो ज्यादा ही गैप हो गया फॉरवर्ड ब्लॉक के चक्कर में। चलिए नेक्स्ट पेज पे ही बात कर लेते हैं। यानी आईएनसी से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी जो है इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं या फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव रखते हैं। ठीक है, और ये कब बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक? तो ध्यान रखिएगा 1939 में ये रिजाइन मारते हैं, यानी इस्तीफा दे देते हैं अपने अध्यक्ष पद से आईएनसी के, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि आईएनसी के जो अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इस्तीफा देने के बाद वहां पर आईएनसी का अध्यक्ष कौन बनता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आईएनसी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे और हम बात करते हैं इसी क्रम में। अब हम बात कर लेते हैं 1940। 1940 के अधिवेशन में ये कहाँ हुआ? तो ये रामपुर में अधिवेशन हुआ। ये अधिवेशन रामपुर में संपन्न कराया गया और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, इतना ध्यान रखिएगा, ये आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये 1940 के अधिवेशन में जो रामपुर में संपन्न हुआ था, ये वहां के अध्यक्ष बनाए गए। एक चीज, दो तीन फैक्ट है इनके बारे में, ये ध्यान रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो है, ये सबसे लंबे या कह सकते हैं सबसे लंबे या लंबा कार्यकाल इनका था। क्वेश्चन आ जाता है इससे भी रिलेटेड कि सबसे आईएनसी के ऐसे कौन से अध्यक्ष हैं जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा? तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का रहा। इसके साथ साथ एक और फैक्ट इनके साथ जोड़ता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है आईएनसी के अध्यक्ष के अगर बात किया जाए तो सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले कैंडिडेट। ठीक है, कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले सदस्य। ठीक है, ये दो फैक्ट याद रखिएगा। 1940 का जो अधिवेशन था जो रामपुर में संपन्न हुआ, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के अध्यक्षता में हुआ। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो तो ऐसे कैंडिडेट थे या ऐसे अध्यक्ष थे जो सबसे जिसका
सबसे लंबा कार्यकाल रहा आईएनसी के अध्यक्ष पद पर, और ये दूसरी फैक्ट ये है इनके बारे में कि सबसे कम उम्र में ये अध्यक्ष बन गए थे। अब बात कर लेते हैं एक लास्ट सेशन की। 1946 का जो सेशन था, ये लास्ट सेशन था आईएनसी का। इसके बाद भारत आजाद हो गया था। तो 1946 का जो सेशन था या अधिवेशन था, ये मेरठ में संपन्न हुआ था, यानी मेरठ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किया? तो इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी जी ने किया था। जेबी कृपलानी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। और बार बार क्वेश्चन आता है कि आजादी के समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये ऐसे अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी 1946 में, जिन्होंने मेरठ की अध्यक्षता की थी, मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये आजादी के समय अध्यक्ष थे। आजादी के समय, भारत की आजादी के समय में ये अध्यक्ष थे। ठीक है। क्वेश्चन आता है पहला अध्यक्ष और लास्ट अध्यक्ष, तो खास करके पूछा जाता है इस तरह से कि पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? तो दादा भाई नौरोजी थे। कहाँ? तो बंबई वाले अधिवेशन में, है ना? नहीं, दादा भाई नौरोजी नहीं, डब्ल्यूसी बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे पहले अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा, देखिए ध्यान से उतर जा रहा है। तो आजादी के समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जेबी कृपलानी जी। और ये कब? 1946 में। इनके द्वारा कौन सा अधिवेशन संपन्न कराया गया था? तो मेरठ का अधिवेशन संपन्न कराया गया था। ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर जहां भी कुछ दिक्कत हुई हो या कोई आपको फीडबैक देना है तो प्लीज फीडबैक तो जरूर देते रहिए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार फिर कह रहा हूं कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम बार बार लाते रहेंगे और आपको ज्ञान की गंगा में बहाते रहेंगे। अब आगे अपना और अपनों का ध्यान रखें, घर पे रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते